शर्मिला आज दुल्हन के जोड़े में किसी नन्ही गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों में सजे हजारों सपनों की चमक सबका मन मोह रही थी। माता पिता बार बार उसकी नजर उतार रहे थे। माँ तो बार बार उसके माथे पर काला टीका लगा देती, मानो हर बुरी नजर से अपनी लाडली को बचा लेना चाहती हो। समय पर बारात आई और पूरे हर्षो उल्लास के साथ शादी की रस्में शुरू हुई। हंसी खुशी के बीच शर्मिला और अरविंद का विवाह संपन्न हो गया। सब कुछ बाहरी तौर पर बेहद सुंदर और परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन शर्मिला ने महसूस किया कि अरविंद का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। उसने सोचा शायद शादी की थकान और भागदौड़ की वजह से वह थोड़ा चुप है। विदाई के समय जब शर्मिला भारी दिल से अपने मायके को छोड़कर कार में बैठी, उसने अपने नए जीवन साथी से हल्की सी बात करने की कोशिश की, पर अरविंद ने उसे झिटक दिया। ये देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल पहुंचने के बाद भी रस्मों का दौर चलता रहा। हंसी और रौनक से भरे माहौल में कभी शर्मिला का मन डरा डरा और बेचैन सा था। उसके दिल में कहीं न कहीं एक खटक सा बना हुआ था। सुहागरात की रात जब वह सजी धजी अपने कमरे में बैठी थी, उसका मन अजीब सी आशंका में घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला हो। जैसे ही दरवाजा खुला, शराब के नशे में घूरता हुआ अरविंद कमरे में दाखिल हुआ। सामने फूलों से सजे पलंग पर घूंघट ओढ़े शर्मिला चुपचाप बैठी थी। उसकी मासूमियत और संकोच को देखना था कि अरविंद अचानक गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह गुजरते हुए बोला, ये घूंघट हटाकर शर्मिला, दुल्हन बनने का नाटक बंद कर और चुपचाप मेरे जूते उतार। नई दुल्हन हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखें अविश्वास से अपने पति के चेहरे पर टिक गई। वह कुछ समझ नहीं पाई। तभी अरविंद ने उसका घूंघट झटकते हुए खींच दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया। वह फिर दहाड़ा, सुना नहीं तूने? मैंने कहा ना, मेरे जूते उतार। शर्मिला जैसे अचानक होश में आई। उसने डर और गुस्से के मिले जुले भाव से अपने पति को पीछे ढकेलते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने शराब पी रखी है क्या? अरविंद ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और आंखें तरीरते हुए चीखा, चुप, अब तू चुप। मेरी पत्नी है, मेरी पैरों की जूती, तू समझी? आज से तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शर्मिला की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह अविश्वास और सदमे में कांपती हुई बोली, ये सब आप कैसे बकवास कर रहे हैं? शर्मिला कांपती आवाज में बोली, शादी से पहले तो आप बड़े सभ्य और संस्कारी बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन आज शादी की पहली ही रात आपकी असलियत सामने आ गई। छी, मुझे तो आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये किस तरह का व्यवहार है आपका? उसकी बातें सुनकर अरविंद का गुस्सा और भड़क गया। उसने जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया और गुर्राते हुए कहा, चुप रह। आज के बाद तेरे लिए सिर्फ एक काम है, मेरी हर बात को बिना सवाल सुने और तुरंत मानना। मेरी उंगली उठाते ही तू दौड़कर आज्ञा का पालन करेगी। इस रिश्ते में तुझे बोलने की कोई आजादी नहीं है, समझी? ये व्यंग से हंसते हुए बोला, उस दिन मुझे बहुत ज्ञान दे रही थी ना, बहुत शौक है तुझे मर्दों से दोस्ती करने का। याद है जब अमित के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और जब मैंने टोका तो तू मुझे आधुनिकता का पाठ पढ़ाने लगी थी। अरविंद की आंखों में पागलपन उतर आया। वह क्रूरता से हंसते हुए गरजा, अब देखना मैं तुझे इस घर की चार दीवारी में कैद कैसे करके रखूंगा। बाहर तो दूर, खिड़की से झांकने का भी इजाजत नहीं है दूंगा, और देखता हूँ फिर तुझे कौन बचाता है। बेचारी शर्मिला, जिसने अपने नए जीवन के सपने को सजा रखा था, अपने पति का यह भयानक रूप देखकर पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी, लेकिन अरविंद ने उसके आंसुओं पर भी हंसते हुए ताना मारा, रो, जितना रोना है रो ले, यही तेरी औकात है। अब तुझे जिंदगी बस सिर्फ आंसू बहाने हैं। आज की रात मैं तुझे दर्द के ऐसे सागर में डुबोऊंगा कि तुझे अपनी असलियत और औकात दोनों याद आ जाएगी। शर्मिला ने भराई होते हुए दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुमने अमित से मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें इतने ही शक्की और घटिया सोच के इंसान हो, तो मुझे शादी से इनकार क्यों नहीं किया? मेरी जिंदगी खिलवाड़ करने का हक तुम्हें किसने दिया? उसकी बातें सुनकर अरविंद पागलों की तरह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में वह सिपन और चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। वह व्यंग से बोला, तुझे जैसी औरत को काबू करने को अपने पैरों की जूती बनाने में मजा ही अलग है। उस दिन बड़ी उड़ रही थी ना तू, अब देखना इस पिंजरे में तेरे पंख कैसे फड़फड़ाते हैं। मैं तुझे तड़पाते हुए देखूंगा और यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। शर्मिला की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उसे
उन्हें पोंछते हुए अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्से और आत्मसम्मान की चमक भी थी। वह कांपती मगर दृढ़ आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा अरविंद, मैं तुम्हारे जुल्मों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ और मैं तुम्हारे पैरों की जूती बनने से साफ इनकार करती हूँ। शर्मिला ने आंसुओं से भीगी आंखों में हिम्मत समेटते हुए साफ लफ्ज में कहा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। उसकी बात सुनते ही अरविंद जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में नशे और क्रूरता की जहर मिला हुआ था। वह करसते हुए बोला, रिश्ता तोड़ना? अरे पगली, तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, तेरे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है। ये बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आज की रात के बाद तू मुझे छोड़कर चली गई तो लोग तुझे छोड़ी हुई औरत कहेंगे। वह व्यंग से मुस्कुराते हुए आगे बोला, सबको यही लगेगा कि तू एक अच्छी पत्नी बनने लायक ही नहीं थी। सब कहेंगे तेरे चरित्र में खोट है, तभी तू अपना घर नहीं बचा पाई। और याद रखना, जब रिश्ते टूटते हैं न तो मर्दों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरतों का जीना मुहाल हो जाता है। उसकी आवाज जहरीली होती गई। समाज में तुझे गंदी नजरों से देखेगा और कोई तेरा साथ नहीं देगा। तेरे अपने मायके वाले कह देंगे कि शादी के बाद अब तू उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अकेली औरत की औकात क्या होती है ये तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरविंद की आंखों में पागलपन उतर आया और वो करीब आकर गुर्राया, और वैसे भी आज मैं पति होने का अधिकार जताकर तुझे काबू में कर ही लूंगा, इसकी चिंता तो मत कर। ये कहते हुए जैसे ही वह शर्मिला की ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाने की कोशिश की, शर्मिला की आंखें अब डर से नहीं बल्कि जलती हुई आग से भरी हुई थी। उसने अरविंद की कलाई को झटके से मरोड़ दिया और पूरे जोर से उसे कंधे पर वार किया। अरविंद दर्द से चीख उठा और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अरविंद फर्श पर गिरा, दर्द से कहरा रहा था। इधर शर्मिला ने बिना देर किए दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी टक्कर अरविंद की बुआ भानुजी से हो गई। नई दुल्हन के इस हाल में देखकर भानुजी चौंक पड़ी। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे बहू, इस वक्त यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अगर जरूरत थी तो अरविंद से कहकर मुझे बुला लेती, लेकिन तुम्हें तो यूं ही कमरे से बाहर चली आई हो। तुझे यहाँ देखकर मेहमान क्या सोचेंगे? चलो अपने कमरे में चलो। शर्मिला ने आंसुओं से भीगी मगर दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बुआ जी, माफ कीजिए, लेकिन मैं उस इंसान के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। ये सुनती ही भानु जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा अविश्वास और हैरानी से भर उठा। तभी आवाज सुनकर शर्मिला की सास संजना जी भी वहाँ आ पहुंची। भानु जी ने तुरंत कहा, देखिए भाभी, जरा इस बहू को, शादी की पहली रात ही ये क्या कह रही है? वो लल्ला के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी। संजना जी ने शांत स्वर में शर्मिला की ओर देखा और कोमल आवाज में पूछा, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? भानु जी भवे चढ़ाकर बोली, अब जरा देखो तो सही भाभी, ये उसकी पत्नी और शादी की पहली रात ही तेवर दिखा रही है। अरे कैसी बहू चुनकर ले आई हो आप, जो इतनी बदतमीज और जिद्दी निकली। ये सुनकर संजना जी ने भानु जी को शांत कराने की कोशिश की और बोली, दीदी आप जाइए, मैं खुद देखती हूँ कि असल बात क्या है। लेकिन भानु जी हाथ नचाते हुए झल्लाकर बोली, नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं भी तो जानूं कि आखिर ये बहू इतने नखरे क्यों दिखा रही है। इतनी देर में अरविंद भी कमरे से बाहर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने आते ही शर्मिला का हाथ कसकर पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, चुपचाप कमरे में वापस चलो, यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्मिला ने झटके के साथ उसका हाथ छुड़ाकर तेज स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो तुम, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर सब दंग रह गए। माहौल अचानक भारी हो गया और तनावपूर्ण हो गया। संजना जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। उन्होंने सबको इशारे में शांत किया और प्यार से बहू को एक किनारे ले जाकर धीरे से पूछा, बहू आखिर बात क्या है? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? अरविंद ने कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? देखो, पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, लेकिन यूँ सबके सामने तमाशा करना ठीक नहीं है। इस तरह की घर की इज्जत तो मत उछालो। ये सुनकर शर्मिला और बढ़ गई। उसने गुस्से से कहा, माँ जी, आपके सुपुत्र ने कमरे में मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही है कि अगर आप सुन लेंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वह चाहता कि मैं पूरी जिंदगी उसके पैरों की जूती बनकर रहूं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी से पहले उसने मुझे अपने दोस्त अमित से बात करते हुए देख लिया था। आप ही बताइए माँ जी, क्या आप मुझे इस घर में पैरों की जूती बनाने के लिए लाई हैं? वह साफ साफ कह रहा था कि मुझे उम्र भर पिंजरे में बंद करके रखेगा, बाहर की दुनिया से काट देगा। मैं यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी, लेकिन अगर ससुराल मेरे लिए पिंजरा बन जाएगा तो भला मैं यहाँ क्यों रहूंगी? शर्मिला की यह बातें सुनकर संजना जी सन्न रह गई। गला साफ करते हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की, बहू, अरविंद कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें कर जाता है, मैं उसे बात
करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। तुम शांत हो जाओ। लेकिन शर्मिला अपनी जगह अड़िग रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ जी, यहाँ मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब मैं इस छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। इतना कहकर वह तेज कदमों से कमरे से बाहर गई। फोन उठाकर अपने पिता को कॉल करने लगी। इधर संजना जी हैरान परेशान सी अपने पति महेश जी के पास पहुंची और घबराते हुए सारा मामला कह सुनाया ताकि वह कोई रास्ता निकाल सके। उधर अरविंद अपनी अकड़ और अहम में डूबा हुआ था, जबकि शर्मिला के सामने अब उसके स्वाभिमान का सवाल खड़ा हो चुका था। दोस्तों, क्या शर्मिला के पापा इस वक्त अपनी बेटी का साथ देंगे या फिर शर्मिला को ऐसे पति के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगले भाग का लिंक दूं तो कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।